नमस्कार बच्चों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विशाल गुप्ता और आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग पाइथन में फाइल्स को हैंडल करते हैं। हमने अभी तक 2 चैप्टर्स को कवर अप कर लिया है। पहला था जो हमारा पाइथन का रिवीजन, जो बेसिक्स हमने 11th क्लास में पाइथन के पढ़े थे, उस सब को हमने एक बार रिवाइज किया। सेकेंड चैप्टर जो था हमारा वो था फंक्शंस। फंक्शंस को लेकर भी हमने सारे प्रोग्राम जितने भी हमारे को लगता है कि पेपर में आते हैं वो सारे हमने कर लिए। ठीक है, अब हम शुरू करने वाले हैं अगला चैप्टर जिसका नाम है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में बेसिकली हमें क्या करना है, इसकी क्या ज़रूरत है और इसमें कितने नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। ये लेक्चर अराउंड ये वाला जो चैप्टर है ये अराउंड 3 से 4 लेक्चर्स हमारे लेगा और इसमें 3-4 लेक्चर्स में ये चैप्टर हमारा कवर अप हो जाएगा। उसके बाद आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि हाँ, मुझे फाइल हैंडलिंग अच्छे से आता है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अब फाइल हैंडलिंग के लिए पहले मैं एक चीज़ जो बताना चाहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट, कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइल हैंडलिंग क्या है। देखो, फाइल हैंडलिंग का बेसिकली मतलब समझने के लिए सब सिंपल से हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरीज होती हैं। 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज वी हैव। 2 तरह की मेमोरीज हैं। एक होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी और एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम, रैम इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जैसे मेरी हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। अब जैसे हमें पता है कि अगर मैंने कोई भी, सपोज करो मेरा कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में कोई सॉन्ग्स हैं, ठीक है, या मूवीज़ हैं या फोटोज़ हैं या कुछ भी, जो भी आप डेटा सेव करते हो अपने कंप्यूटर में, तो वो सारा कंप्यूटर में जो डेटा सेव होता है ये सारा सेव्ड होता है आपकी हार्ड डिस्क में। ये कहाँ सेव होता है जाके, ये आपकी हार्ड डिस्क में जाके सेव होता है। और दूसरी चीज़ जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी कि रैम का क्या काम है। रैम का काम सिर्फ इतना सा है कि सपोज अगर कोई मेरा प्रोग्राम है या कोई भी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर रन हो रहा है तो वो कहाँ पर रन होगा, रैम के अंदर। और रैम के बारे में हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी थी, इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मतलब जैसे ही मेरे, सपोज कंप्यूटर मैंने शट डाउन किया या सपोज लाइट चली गई, किसी भी कारण से अगर यह मेरा सिस्टम किसी एरर की वजह से रीस्टार्ट हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो रैम में जितना भी डेटा अभी तक था वो सारा लूज हो जाएगा। तो रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। और अगर मैं देखूं कि मेरा अगर कोई प्रोग्राम रन होता है तो वो कहाँ पर रन होता है, वो रैम के अंदर ही रन होता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं जब मेरा कंप्यूटर स्लो चलने लगता है या गेम अटकने लगती है तो मैं बोलता हूँ ना कि यार अपने सिस्टम की रैम बढ़वा लो। रैम बढ़वाने का कारण क्या है, क्योंकि अगर रैम बढ़वाओगे तो जो सॉफ्टवेयर रन हो रहा है उसको एकोमोडेट करने के लिए मेरे शेड्यूलर को, सीपीयू को, बेसिकली सीपीयू को बहुत सारी जगह मिल जाएगी, तो वो इजीली रैम में उसको ले जाकर रख सकता है और रन कर सकता है। तो ये चीज़ मुझे समझ आ गई कि रैम का काम है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर जिस समय रन कर रहा है तो वो उस समय रैम के अंदर बैठा हुआ है। और अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है या ऐसी कोई फाइल है जो मैं कंप्यूटर शट डाउन कर रहा हूँ फिर रीस्टार्ट करके दोबारा ओपन कर रहा हूँ, तो भी मेरे वो सॉन्ग्स वहीं के वहीं हैं। इसका मतलब अगर वो चीज़ें डिलीट नहीं हुई तो फिर इसका मतलब वो हार्ड डिस्क में सेव्ड है। तो ये दो डिफरेंसेस पता होना सबसे ज़रूरी है। अब समझना है कि फाइल हैंडलिंग का फ़ायदा क्या है। अभी हम ये देखते हैं कि हमने रैम देख लिया, रोम देख लिया, रैम देख लिया और हार्ड ड्राइव देख लिया। अब इसमें मुझे समझना है कि यहाँ मेरे पाइथन में इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया। देखो, अगर मेरी कोई फाइल रन हो रही है, सपोज मेरी एक ये है पाइथन की फाइल है ये, और मेरी ना ये हार्ड डिस्क है, तो पाइथन की फाइल जब रन हो रही है, पाइथन की फाइल नहीं कहूँगा, इसको मैं रैम कहता हूँ। ये मेरी रैम है जो कि प्राइमरी मेमोरी, और ये हार्ड डिस्क है, ठीक है।
अब इसमें क्या है, मेरी एक पाइथन की फाइल बनी हुई है, वो पाइथन की फाइल रन हो रही है। सपोज कीजिए कि पाइथन की फाइल का नाम है students.py। तो ये मेरी फाइल का नाम है। अब students.py में मैंने सपोज कोई एक डिक्शनरी बनाई और उस डिक्शनरी के अंदर मैंने कुछ रिकॉर्ड एंटर कर दिया, जो भी है। मैंने एक डिक्शनरी बनाई students.py के अंदर और उसके अंदर मैंने कुछ डेटा जो है एंटर कर दिया। लेकिन अब समझो, अगर कल को ये डेटा मैं दोबारा देखना चाहूँ, तो अभी ये मेरी डिक्शनरी कहाँ पे रिसाइड कर रही है? ये मेरी डिक्शनरी इस समय है रैम के अंदर। ये डिक्शनरी तभी तक वैलिड है जब तक मेरा कंप्यूटर ऑन है। जैसे ही मेरा कंप्यूटर किसी भी तरह से शट डाउन हो गया, चाहे मैंने शट डाउन किया, चाहे लाइट चली गई, किसी भी कारण से अगर वो कंप्यूटर शट डाउन हो गया, तो रैम पूरी हो जाएगी क्लियर। तो जो भी डिक्शनरी आपने अभी तक बनाई थी, ये सारा हो जाएगा क्लियर। तो सीपीयू को नहीं पता कि आपने जो बनाया था वो कहाँ गया, क्या बनाया था, उसको नहीं पता। वो फिर सारा ये डेटा हो जाएगा क्लियर। तो जब आप सिस्टम ऑन करोगे, आप देखोगे कि मैंने 1000 बच्चों का डेटा डाला था, वो डेटा गया कहाँ? तो अब ये पंगे आते हैं हमें अगर हम फाइल हैंडलिंग को यूज ना करें। तो इसलिए पाइथन में हमें एक मैकेनिज्म है हमारे पास, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि मेरी अगर सपोज कीजिए कि एक पाइथन की फाइल है students.py नाम की, और उसके अंदर अगर कोई डेटा आपको ऐसा लग रहा है जो आपको बाद में भी यूज करना है। सपोज मेरी ये जो डिक्शनरी है, ये मैं बाद में भी यूज करना चाहता हूँ, ये स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है और इसको मैं बाद में भी यूज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं पाइथन को बोलूंगा कि आप ये जो डिक्शनरी है ना, इस डिक्शनरी को आप हार्ड ड्राइव में सेव कर दो। क्योंकि अगर आप हार्ड ड्राइव में सेव कर दो, कि कहीं पे भी जहां पर भी आप चाहो वहां सेव करो, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपने इस डिक्शनरी को यहाँ पर सेव कर दिया इस हार्ड ड्राइव में। तो अगर आपने हार्ड ड्राइव में इसको सेव कर दिया, तो अगर कंप्यूटर शट डाउन करके आप दोबारा कंप्यूटर ओपन करोगे, तो वो फाइल आपको कहाँ मिलेगी? एज इट इज हार्ड ड्राइव में यहीं मिलेगी आपको वो फाइल। तो आपकी फाइल लूज नहीं होगी। आपने जो डेटा, इतनी मेहनत से डेटा बनाया, वो डेटा लूज नहीं होगा। तो मुझे ये समझ आ गया कि फाइल हैंडलिंग की नीड क्या है। ठीक है ना? फाइल हैंडलिंग की नीड यही है ताकि मैं अपना डेटा को सेव कर सकूं। प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, उसके बाद भी अगर मैं चाहूँ कि वो डेटा कहाँ पर है, किस तरह से दिख रहा है, तो मैं उसको ओपन करके डायरेक्टली देख सकूं ताकि। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब इसके लिए मेरे को समझ आ गया कि फाइल हैंडलिंग ज़रूरी क्यों है। अब एक चीज़ देखो कि मेरे पास इस समय ना तो ये डिक्शनरी वगैरह, चलो अभी मैं हटा देता हूँ। अब मेरे को कनेक्ट, अब ना मेरी जो स्टूडेंट्स की जो पाइथन की फाइल है वो है रैम के अंदर, और जो मेरा डेटा जहां मेरे को सेव करना है वो मेरे को हार्ड ड्राइव में सेव करना है। तो इसको मैं कैसे करूं? अब मुझे, ये दोनों मेमोरीज तो अलग है ना, रैम अलग है, हार्ड ड्राइव अलग है। तो इसके लिए मेरे को इनके बीच में एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा, एज एक काइंड ऑफ ब्रिज बनाना पड़ेगा, जिसको मैं बोलता हूं फाइल ऑब्जेक्ट। तो फाइल ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है? उन दोनों के बीच का एक पाथ है। हो सकता है फाइल से डेटा, अगर पाइथन से मेरे को हार्ड डिस्क की तरफ भेजना हो, तो मेरा डेटा इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से यहाँ। अगर मेरे को डेटा वापसी हार्ड डिस्क से अपनी पाइथन के अंदर मंगाना है, मतलब इस डायरेक्शन में मंगाना है, तो वो भी पॉसिबल है। अगर मेरा डेटा हार्ड डिस्क से पाइथन की तरफ आ रहा है, तो मैं बोलूंगा कि माय पाइथन फाइल इज रीडिंग फ्रॉम वेयर? रीडिंग फ्रॉम हार्ड डिस्क। अगर मेरा ये एरो इस तरफ ना होके इस तरफ होता, तो इसका मतलब है कि मेरा जो पाइथन की फाइल है, इट इज राइटिंग इनटू व्हाट? राइटिंग इनटू हार्ड डिस्क। तो ये दो चीजें जो है हमें समझनी है कि मेरे पास फाइल ऑब्जेक्ट बनाना है, और उसके बाद मेरे को कोई भी जो भी ऑपरेशन मैं करना चाहता हूँ, चाहे मैं रीडिंग करना चाह रहा हूँ, चाहे मैं फाइल के अंदर राइटिंग करना चाह रहा हूँ, जो भी मैं करना चाह रहा हूँ वो चीज मैं कर सकूं। ठीक है, अब एक चीज और है, मैंने जो ब्रिज बनाया था, मेरा काम हो गया। मैंने जो डेटा रीड करना था या राइट करना था, मैंने वो भी कर दिया। अब मेरे लिए ज़रूरी है कि अब इस ब्रिज को मैं क्लोज करूं, क्योंकि मैं हर वक्त अपने हार्ड डिस्क से जुड़ा नहीं रह सकता। मैं जब तक इसको पाइथन की फाइल को क्लोज नहीं करूंगा, तब तक अगर कोई और प्रोग्राम है, कोई और पाइथन की फाइल सपोज नीचे बनी हुई है,
और वो भी इसका एक्सेस चाह रही है कि भाई मेरे को कनेक्ट होना है इस फाइल से, तो वो तब तक नहीं कर पाएगी क्योंकि आपका ब्रिज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है अभी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ब्रिज को पहले क्लोज करना भी पड़ेगा। मतलब आपने अपना जब काम कर लिया है, आपका ये मतलब काम है कि इसके बाद आपको ब्रिज को क्लोज करना है। ब्रिज क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट, तो आपको फाइल ऑब्जेक्ट को क्या करना है, क्लोज। तो जो सबसे 3 इंपॉर्टेंट स्टेप हम फाइल हैंडलिंग के हर क्वेश्चन में देखेंगे वो क्या है। पहला स्टेप है, मेरे को क्रिएट करना है फाइल ऑब्जेक्ट को, फाइल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। सेकंड है परफॉर्म द ऑपरेशन, रीड या राइट जो भी आप करना चाहते हो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करो। और तीसरा है क्लोज कर दो फाइल। ये 3 काम हमने हर क्वेश्चन में करने हैं फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड। अगर आपको ये 3 चीजें समझ आ गई तो अब आपके लिए पाइथन में फाइल हैंडलिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें एक चीज और है, रीड राइट के साथ हमारे पास एक और मोड होता है, वो होता है अपेंड। वो भी हम देख लेंगे क्या होता है अपेंड मोड। ठीक है, अब समझते हैं कि रीड राइट और अपेंड हमने समझ लिया। अब इसको हम एक बेसिक सा प्रोग्राम बना के देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये किस तरह से हम लोग बनाते हैं। पहले हम देखते हैं कि मान लो मेरे को एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, वही पहला स्टेप क्या था कि क्रिएट अ फाइल ऑब्जेक्ट। अब मैं इसका प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ। पहले सबसे पहला काम है मेरा फाइल ऑब्जेक्ट बनाना। फाइल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने एक वेरिएबल लिया फाइल ऑब्जेक्ट नाम का, एफ ऑब्जेक्ट। उसको मैंने बोला कि पाइथन को मैंने कमांड दी कि ओपन करो। ओपन किसको करो, ओपन इज अ फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है ये पाइथन का। हमें इसके लिए कोई मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना, डायरेक्टली मैं ओपन फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने लिखा ओपन, तो ओपन करने के बाद मैंने बोला फाइल का नाम। फाइल का नाम सपोज मेरी जो फाइल हार्ड डिस्क में ऑलरेडी स्टोर है उस फाइल का नाम मेरा है स्टूडेंट्स डॉट टेक्स्ट फाइल। सपोज मेरी एक फाइल ऐसी बनी हुई है। उसके बाद कॉमा डाल के मैं इसको बताऊंगा कि ये फाइल आपको किस पर्पस के लिए खोलनी है। क्या आपको रीडिंग के लिए खोलनी है, क्या आपको राइटिंग के लिए खोलनी है, या आपको अपेंड करने के लिए खोलनी है। तो मैंने सपोज लिख दिया कि अभी के लिए मेरे को फाइल को रीड करना है, फाइल को रीडिंग के लिए खोला है। तो पाइथन को इससे पता चल जाएगा कि जो फाइल ऑब्जेक्ट बना है, अब जो मेरा पाइथन की फाइल थी ये वाली, और जो मेरी फाइल ऑब्जेक्ट ये जो हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क है और ये रैम है, तो इसके बीच में जो पाइथन है और ये फाइल है जो स्टूडेंट्स डॉट टेक्स्ट है, ये मेरी पाइथन की फाइल है और ये टेक्स्ट फाइल है। तो इन दोनों के बीच में जो एफ ऑब्जेक्ट बन गया, तो एफ ऑब्जेक्ट अब जान गया कि ये जो फाइल है रीडिंग के लिए है। रीडिंग के लिए मतलब डेटा टेक्स्ट फाइल से पाइथन की तरफ आएगा। अगर पाइथन की फाइल यहाँ पर भेजना चाहेगी तो वो अलाउ नहीं करेगा उसको। ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि रीडिंग का मतलब क्या है, कि आपका हार्ड डिस्क से आप पाइथन की फाइल की तरफ डेटा को मंगा रहे हो। ठीक है, तो अब मैंने रीडिंग के लिए फाइल को ओपन कर लिया। अब फाइल को ओपन करने से पहले एक चीज हमेशा याद रखनी है कि फाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। इट मस्ट एग्जिस्ट, इट मस्ट बी एग्जिस्टिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती आपकी और आप बोल रहे हो कि स्टूडेंट, मान लो कि स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट फाइल है, ये वाली फाइल कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती और आप बोल रहे हो कि जाके रीड कर, तो कैसे रीड करोगे, कहां से रीड करोगे? जब फाइल ही नहीं है तो रीड कहां से करोगे? तो रीड मोड में हमेशा याद रखना, कभी भी आप रीड कर रहे हो वो फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब एक बात बताओ, राइटिंग मोड है, राइट मोड अगर मैंने W लिखा, W मतलब होता है राइट मोड में, कि आपने राइटिंग के लिए फाइल को ओपन किया, तो पाइथन को पता चल गया कि ये जो एफ ऑब्जेक्ट है ये राइटिंग के लिए ओपन हुआ है। अगर आपने राइटिंग के लिए किसी फाइल को ओपन किया तो जरूरी नहीं है कि वो फाइल एग्जिस्ट करती हो। क्यों? क्योंकि अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो पाइथन बोलेगा कि मेरे को डेटा पता है क्या है, मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा और उस फाइल में ये डेटा लिख दूंगा। लेकिन रीडिंग के लिए मेरे को तो रीड करना है, मेरे पास कोई राइट नहीं है कि मैं किसी फाइल में राइट कर सकूं। तो मेरे को रीड करना है, तो रीड करने के लिए वो फाइल एग्जिस्ट करना जरूरी है। लेकिन राइट और अपेंड में वो फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो भी मैं फाइल को ओपन कर सकता हूं। अगर तो फाइल एग्जिस्ट कर रही है
तो वो उस फाइल में लिख देगा। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो एक न्यू फाइल को वो क्रिएट कर देगा लिखने के लिए। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए रीड मोड में। चलो अब मैंने क्या किया, ये मेरी लाइन नंबर 1 हो गई प्रोग्राम की। अब लाइन नंबर 2 क्या होगी, सपोज मैंने रीडिंग के लिए ओपन करा। अब मुझे रीड करने के लिए 3 फंक्शंस याद रखने हैं। पहला फंक्शन है रीड फंक्शन, अगला फंक्शन है रीड लाइन फंक्शन, और उसके बाद है रीड लाइंस फंक्शन। ये 3 फंक्शन हमें जो हमारे सिलेबस में है, ये हमें 3 कवर करने हैं। अब इसको देखते हैं। ये मेरे को अब क्या था, सेकंड स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप था, मेरा पहला स्टेप क्या था, क्रिएट द फाइल ऑब्जेक्ट। सेकंड है परफॉर्म द रीड राइट, और थर्ड है क्लोज। तो मैंने फाइल ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर दिया, अब मैं रीड राइट करता हूँ। सपोज मेरे को रीड करना है ना, मैं क्योंकि मैंने रीड मोड में खोली है फाइल, तो मेरी रीड मोड में फाइल है, तो मैंने बोला कि एफ ऑब्जेक्ट डॉट रीड। सपोज मैं अभी ये वाला फंक्शन यूज कर रहा हूँ, एफ ऑब्जेक्ट डॉट रीड। तो इससे जो भी डेटा आया वो डेटा मैंने x नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। उसके बाद मैंने क्या करना है, सपोज प्रिंट करा दिया x को, और उसके बाद मेरा थर्ड स्टेटमेंट, ये मेरी थर्ड लाइन हो गई। और फिर लास्ट में मेरा थर्ड स्टेप क्या था, फाइल को, आपका काम हो गया, फाइल को अब आप क्या कर दो, क्लोज कर दो। मैंने फाइल को क्लोज कर दिया। ये चीज हमें याद रखने की, अगर ओपन हुई है तो क्लोज भी होगी, करनी ही करनी है। अब देखते हैं कि ये रीडिंग किस तरह से हो रही है। मैंने क्या किया, इसको मैं प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसको मैं बोल देता हूँ स्टूडेंट्स डॉट टेक्स्ट फाइल। स्टूडेंट्स डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल है जिसके अंदर कुछ भी डेटा हो सकता है। सपोज कंप्यूटर साइंस इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आई डोंट wish to miss even a single lecture। सपोज मेरी ये फाइल है, ठीक है। तो इस फाइल के अंदर ये मेरी जो स्टूडेंट्स डॉट टेक्स्ट फाइल है, इसको मैंने जब सेव किया, ये मेरी हार्ड ड्राइव में सेव्ड है। अब मैंने एक न्यू फाइल बनाई जो कि मेरी पाइथन की फाइल है। उसको मैंने बनाया, सपोज करते हैं फाइल हैंडलिंग, स्मॉल में फाइल हैंडलिंग बेसिक्स डॉट py। ये मेरी फाइल बनाई मैंने, फाइल हैंडलिंग बेसिक्स, एक फाइल बनाई। अब मैंने इसमें क्या करना है, सबसे पहले एफ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फाइल को, ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। और फाइल का नाम क्या है मेरी, देखो स्टूडेंट्स डॉट टीएक्सटी। तो ठीक है, स्टूडेंट्स डॉट टीएक्सटी, इन्वर्टेड कॉमर्स में रखेंगे फाइल के नाम को क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है। फिर उसके बाद मैंने उसको बताया कि मेरे को फाइल को रीडिंग के लिए ओपन करना है। मैंने बताया ना, हमारे पास 3 फंक्शन है, रीड फंक्शन है, रीड लाइन फंक्शन है, और रीड लाइंस फंक्शन है। ये तीनों फंक्शन हमने पढ़ने हैं। तो अगर मैंने पढ़ लिया तो मेरे को रीडिंग के लिए सारा समझ आ जाएगा कि किसी टेक्स्ट फाइल से, क्योंकि देखो मेरी ये क्या है, टेक्स्ट फाइल है, टीएक्सटी। टेक्स्ट फाइल माने स्ट्रिंग फाइल, टेक्स्ट फाइल इज बेसिकली अ स्ट्रिंग फाइल। ठीक है, मैंने फाइल के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, ये मेरा पहला काम हो गया। उसके बाद स्टेप क्या था, परफॉर्म द ऑपरेशन दैट यू वांट टू डू। आपको जो भी ऑपरेशन करना है वो ऑपरेशन करो। तो मेरे को ऑपरेशन सिंपल ये करना है कि एफ ऑब्जेक्ट को मैंने बोला कि रीड करके आ जा भाई, एफ ऑब्जेक्ट डॉट रीड। एफ ऑब्जेक्ट डॉट रीड क्यों किया, क्योंकि मेरे को बताना पड़ेगा ना कि पाइथन को कि रीड कहाँ से करना है। तो मैंने बताया एफ ऑब्जेक्ट। तो पाइथन क्या करेगा कि जो ब्रिज बना हुआ था उसी ब्रिज से रीड करेगा। ये वाला ब्रिज बना हुआ था, इससे रीड करेगा। मान लो ये एफ ऑब्जेक्ट है, हो सकता है कि इस फाइल में एक और एफ ऑब्जेक्ट 2 बना हुआ हो, तो ये यहाँ से रीड नहीं करेगा अभी, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ एफ ऑब्जेक्ट से बोला है। इसका नाम मान लो F2 है इसका नाम। अगर मैं बोलूंगा F2 से रीड करो, F2 डॉट रीड, तो फिर वो यहाँ से नहीं, यहाँ से रीड करेगा।
तो इसलिए मैंने बताया कि कहाँ से रीड करना है, इसके लिए मेरे को एफ ऑब्जेक्ट बताना पड़ा उसको। इसलिए मैंने डायरेक्टली रीड नहीं लिखा, मैंने एफ ऑब्जेक्ट डॉट रीड लिखा, और जो भी डेटा रीड होके आया, जो भी डेटा मतलब क्या, बेसिकली वो स्ट्रिंग है। जो भी डेटा आया वो मैंने बताया ना टेक्स्ट फाइल है, और टेक्स्ट फाइल स्ट्रिंग फाइल है। तो जो भी मेरी स्ट्रिंग आई वो मेरी एक्स नाम के वेरिएबल में मैंने स्टोर कर ली। उसके बाद सपोज मैं उसको प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, मैंने प्रिंट करा दी। उसके बाद क्या हुआ, अब मेरा थर्ड स्टेप क्या था, फाइल को क्लोज करना है, तो आई हैव क्लोज्ड द फाइल। अब इसको मैं एक बार रन करके देख लेता हूँ। पाइथन, देखो जो मैंने फाइल में सेव किया था वो सारा मेरे पास यहाँ पर आ गया। जिस समय मैं पाइथन को, इस फाइल को टर्मिनल के अंदर रन कर रहा हूँ, उस समय एक किस्म से मेरा ये जो प्रोग्राम है वो रैम के अंदर है। ये जो टर्मिनल है ये मेरा बेसिकली रैम के अंदर काम कर रहा है, और स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट फाइल मेरी हार्ड डिस्क के अंदर है। तो रैम के अंदर, रैम के अंदर क्या हुआ, एक हमने फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसके बाद उसको रीड करके मैंने उसको प्रिंट करा दिया। तो देखो मेरा सारा डेटा जो है प्रिंट हो गया, जो भी डेटा फाइल में था। तो इस तरह से हम लोग रीड कर सकते हैं फाइल को। एक चीज मुझे और बताओ, मैंने रीड किया, अगर मैं लिख दूं रीड, ये इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूं, और इसको मैं एक बार हटा देता हूं स्पेसेस को, और इसको कॉपी पेस्ट करके मैंने इसमें ना आर लिखा, आर का मतलब था रीड मोड। सपोज मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने सिंपली बोल दिया कि फाइल को आप ओपन करो, उसमें से रीड करो, उसको प्रिंट करो, और फिर क्लोज कर दो। अब रन करके देखते हैं, इसको क्लियर करता हूँ और फिर से रन करते हैं। फिर से देखा तो फिर से वही आ रहा है। मैंने बताया भी नहीं कि फाइल ऑब्जेक्ट रीडिंग के लिए ओपन करनी है, राइटिंग के लिए ओपन करनी है, या अपेंड के लिए ओपन करनी है। फिर भी मेरा फाइल जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आप मेंशन करो या ना करो, अगर आपने मेंशन करा आर, डब्ल्यू या ए, तो आर का मतलब है रीड, डब्ल्यू का मतलब है राइट, ए का मतलब है अपेंड। लेकिन अगर आपने नहीं मेंशन किया, इफ यू डोंट मेंशन द एक्सेस मोड बाय डिफॉल्ट, रीड मोड में आ जाएगा वो। तो एक किस्म से इट इज अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, मुझे ये भी समझ आ गया। अब इसको मैं कॉपी करके एक चीज और दिखाता हूं। सपोज कीजिए कि मैंने इसको ओपन किया, और अब मैंने रीड, अभी तक मेरा पूरा फाइल आ रही थी, देखो मेरी पूरी फाइल आ गई। लेकिन अब एक बात समझो, अगर मेरी फाइल के अंदर बहुत सारा डेटा है, तो ये तो बहुत हैवी फाइल आ जाएगी। मतलब मेरा प्रोग्राम तो इतनी सारी मेमोरी खा जाएगा। अगर मान लो मेरी पाइथन की फाइल 10 KB, 10 KB की है, लेकिन जो फाइल मैं रीड करने वाला हूँ वो मान लो 1 GB की है, 2 GB की फाइल है, तो 2 GB की फाइल को रीड करने के लिए मेरे प्रोग्राम को कितना सारा टाइम लग जाएगा, क्योंकि रीड बोल रहे हैं कि एक ही बार में सारा रीड कर लो। तो क्या मैं अगर ऐसे लिख दूं, रीड के अंदर अगर मैंने लिख दिया 10, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक टाइम पे पाइथन अब क्या करेगा, सिर्फ 10 कैरेक्टर्स को रीड करेगा। मैंने पाइथन को बोल दिया कि रीड 10 मतलब आप स्टूडेंट्स की फाइल पे जाओ, आपने कहां से शुरू करोगे, बाय डिफॉल्ट मैं शुरू से शुरू करूंगा, तो मेरे को सिर्फ 10 कैरेक्टर रीड करने हैं, COMPUTER स्पेस S, तो S तक मेरा प्रिंट होगा। ध्यान दो कि स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में स्पेस भी एक कैरेक्टर है। अब मेरे सिर्फ 10 कैरेक्टर रीड होंगे। मैं एक बार प्रिंट कराऊं, इसको रन करूं, मतलब देखो कंप्यूटर S, पूरी फाइल प्रिंट नहीं हुई, सिर्फ 10 कैरेक्टर्स प्रिंट हुए हैं। अब एक चीज और देखते हैं, मैंने क्या किया, इसको कॉपी करके इन 2 लाइंस को मैं दोबारा प्रिंट करा रहा हूं। मैंने रीड 10 किया, और जो पहली बार में 10 कैरेक्टर रीड हुए उसको प्रिंट करा लिया। फिर मैंने बोला दोबारा 10 कैरेक्टर रीड करो, तो अब ये कौन से 10 कैरेक्टर रीड करेगा, क्या वो शुरू से दोबारा रीड करेगा कंप्यूटर से, मतलब सी से, या फिर अब वो एस के आगे से कंटिन्यू करेगा। तो इसको हम एक बार देखते हैं रन करके। इसको मैंने रन किया, तो अब देखो पहली बार में उसने कंप्यूटर
एस तक रीड किया और अगली बार में वो सी के आगे से रीड करना चालू किया, एस मतलब एस तक पढ़ चुका था तो एस को नहीं पढ़ा, एस के अगले पॉइंट को पकड़ा उसने, अगले कैरेक्टर को। तो ये एग्जैक्टली उसी तरह है जैसे हम लोग स्कूल में करते हैं। स्कूल में अगर हमारा इंग्लिश का पीरियड होता है तो हमें टीचर बोलती है कि फर्स्ट डेस्क वाला एक पैराग्राफ पढ़ेगा, फिर एक एक करके एक एक पैराग्राफ पढ़ते जाओ। तो इससे क्या है, हर बच्चा एक एक पैराग्राफ पढ़ता है और सबकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो अगर आपके पार्टनर ने एक पैराग्राफ पढ़ लिया तो अब टीचर ने बोला कि अब आप पढ़ो, तो अब आपको पता है कि यहाँ तक पढ़ा जा चुका है, तो अब आप उसके आगे से पढ़ना शुरू करोगे। तो इसलिए अब हमने जब रीड किया तो जब मैंने सेकंड टाइम रीड बोला तो वो एस के आगे से रीड हुआ। देखो मेरी फाइल का कर्सर अभी कहाँ है, अभी भी देखो मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है एस के आगे, क्योंकि 10 कैरेक्टर मैं रीड कर चुका। अगर मैं दोबारा 10 कैरेक्टर रीड करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अब मेरा कर्सर पहुंच जाएगा ए से जस्ट पहले। अगर मैं एक और बार रीड फंक्शन को कॉल करूंगा तो अब मेरा एस ए एन यहां से प्रिंट होना शुरू होएगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, अगर रीड के अंदर जितने भी कैरेक्टर आप पास करोगे एक बारी में वो उतने ही कैरेक्टर रीड करेगा, और जहां तक आपका कर्सर पहले सेव है उसके आगे से रीड करना शुरू करेगा। ठीक है ना। तो मल्टीपल रीड ऑपरेशंस में हमें ये चीज याद रखनी है कि इट विल रीड फ्रॉम वेयर द कर्सर एंडेड इन प्रीवियस रीड ऑपरेशन। प्रीवियस रीड ऑपरेशन में मैंने कहां पे कर्सर रुका वहां से मेरा ये प्रोग्राम अब रीड करेगा। इस लाइन को मैं यहां से नीचे ले जाता हूं कट करके, ये ठीक है। तो ये हमारा रीड ऑपरेशन हमें समझ आ गया है। तो यहाँ पर इतना ही है हमारा रीड ऑपरेशन। अब हम देख लेते हैं रीड लाइन क्या करता है, फिर हम देख लेंगे रीड लाइंस क्या करता है। चलो अब मुझे क्या करना है, सपोज कीजिए एफ ऑब्जेक्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, सबसे पहले वही करना है, पहले एफ ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, वही स्टेप है गिने चुने। पहले फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, फिर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है रीड राइट वो ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, और उसके बाद उसको मैं फाइल को क्लोज कर दूंगा। क्लोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप क्लोज नहीं करोगे कोई और बंदा कोई और फाइल उस हार्ड डिस्क में जो वो फाइल है उसको रीड नहीं, उसको ओपन नहीं कर पाएगा। आपके लिए फाइल को क्लोज करना बहुत जरूरी है, हमेशा हमें फाइल को क्लोज करना ही करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे को फाइल का नाम दे दिया मैंने स्टूडेंट्स डॉट टेक्स्ट फाइल, और मैंने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब वो रीड मोड में है, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट इट इज इन रीडिंग मोड। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने बोला मेरे को रीड लाइन कराना है, तो मैंने बोला एफ ऑब्जेक्ट डॉट रीड, एफ ऑब्जेक्ट से रीड करके लाओ क्या, रीड लाइन, रीड लाइन करो, और उसमें मैंने बोला एक्स नाम के वेरिएबल में सेव कर दो, और फिर प्रिंट करा देता हूं मैं एक्स को, और फिर फाइल ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। यही चीज जो मैंने करी थी, बस इसमें मैंने अब कौन सा फंक्शन करा, रीड लाइन। रीड लाइन क्या समझ आ रहा है, रीड लाइन का मतलब तो यही लग रहा है कि मैं एक ही लाइन को रीड करने वाला हूँ। अच्छा, अगर मैं एक ही लाइन को रीड कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या पहली लाइन प्रिंट होगी सिर्फ, हाँ सिर्फ और सिर्फ पहली लाइन प्रिंट होगी। कंप्यूटर साइंस इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सिर्फ एक लाइन प्रिंट होगी। एक बार रन करके देखते हैं इसको मैंने रन किया, क्लियर करके इसको रन करा, तो देखो मेरी सिर्फ पहली लाइन प्रिंट हो गई। ठीक है, अब मुझे एक चीज और देखनी है इसमें, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ कॉपी करके। अब इसमें एक और वेरिएशन करते हैं हम, इसमें मैंने क्या किया, अब जिस तरह से मैंने रीड में 2 बार कॉल किया, इसको भी मैं एक और बार कॉल करता हूँ। ये मैंने 2 बार कॉल किया। अब जो मेरी रीड लाइन फर्स्ट टाइम रीड लाइन हुई, तो फर्स्ट टाइम मेरी ये पूरी पाइथन ने रीड लाइन कर ली, COMPUTER आगे आगे चलते चलते वो इस लाइन को रीड करके कर्सर नीचे तक ले गया। अब मैंने जब दोबारा रीड लाइन फंक्शन को कॉल किया सेकेंड टाइम, तो मेरा कर्सर कहां पहुंच चुका, मेरा कर्सर नीचे पहुंच चुका है। अब इसका मतलब वो इस वाली लाइन को रीड करेगा। एक बार देखते हैं कि जब फर्स्ट टाइम हुआ तो मैंने देख लिया सिर्फ एक लाइन प्रिंट हुई, अब 2 बार किया तो देखते दोनों लाइनें प्रिंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अब मैं देख पा रहा हूं कि मेरी दोनों लाइंस प्रिंट हो गई हैं, तो इसका मतलब है
कि रीड की तरह रीड लाइन भी प्रीवियस वैल्यू जो कर्सर की थी उसको सेव करेगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इट विल ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम प्रीवियस प्लेस ऑफ कर्सर जहाँ पे आपने स्टॉप किया था। तो रीड में और रीड लाइन में दोनों में ही मेरा जो डेटा है, जो बेसिकली लाइन रीड हुई है, जो भी कैरेक्टर रीड होगा, उसके नेक्स्ट बार अगर आप कॉल करोगे तो वो प्रीवियस वैल्यू जो कर्सर की थी वहीं से शुरू करेगा। ऐसा नहीं कि शुरू से शुरू करेगा, लेकिन ये तब तक होगा जब तक फाइल ओपन है। अगर आपने फाइल क्लोज कर दी और उसके बाद आपने रीड को कॉल करने की कोशिश करी तो एरर आएगा। तो इसलिए फाइल ऑब्जेक्ट को हमें क्लोज एकदम एंड में करना है, ठीक है। फाइल ऑब्जेक्ट को खुले रखना है जब तक हमारा काम नहीं हो जाता। हमारा काम हो गया उसके बाद हम फाइल ऑब्जेक्ट को क्लोज कर सकते हैं। तो ये चीज मुझे ध्यान रखनी है। अब मुझे रीड लाइन समझ आ गया। अब इस रीड लाइन के साथ साथ एक लास्ट फंक्शन जो है मेरे को पढ़ना है वो है रीड लाइंस। रीड लाइंस के लिए सेम एफ ऑब्जेक्ट बनाया, ओपन करी फाइल को। फाइल का नाम क्या है? स्टूडेंट्स डॉट टीएक्सटी, क्योंकि टेक्स्ट फाइल है, बेसिकली स्ट्रिंग वाली फाइल है। टेक्स्ट कह लो या स्ट्रिंग फाइल कह लो, कुछ भी कह लो। उसके बाद मैंने क्या करा, x इज इक्वल टू एफ ऑब्जेक्ट को बोला कि आप रीड लाइंस करके आओ, और फिर प्रिंट करा दिया मैंने x को, और फिर f ऑब्जेक्ट को मैंने कर दिया क्लोज। अब इसको मैं रन करता हूं। इसको मैंने किया क्लियर, इसको मैं कर रहा हूं रन। तो अब इसको मैंने रन किया तो इसमें रीड लाइंस में क्या होता है कि ये पाइथन क्या करेगा, एफ ऑब्जेक्ट में जाएगा। एफ ऑब्जेक्ट कौन सी फाइल है? स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट। तो स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट के अंदर गया और उसने क्या किया, रीड लाइंस करी। पहली लाइन रीड करी और उसको लिस्ट में डाल दिया। देखो लिस्ट में डाल दिया। फिर दूसरी लाइन रीड करी, आई डोंट विश टू मिस इवन अ सिंगल लेक्चर, उसको भी लिस्ट में डाल दिया। तो कहने का मतलब ये है कि पाइथन के जब रीड लाइंस फंक्शन जो है फाइल ऑब्जेक्ट का, वो एक बारी में ऐसा नहीं है कि लाइन को रीड कर देगा, वो पूरी फाइल को रीड करेगा। जो भी आपकी स्टूडेंट्स डॉट टेक्स्ट फाइल के अंदर जितना कुछ भी होगा उन सबको रीड करेगा, और हर एक लाइन को लिस्ट का एक एक ऑब्जेक्ट बनाकर लिस्ट में डाल देगा। तो मेरा लिस्ट का पहला ऑब्जेक्ट क्या है, जीरो इंडेक्स पे क्या है, ये पूरी स्ट्रिंग है जीरोथ इंडेक्स पे। वनथ इंडेक्स पे क्या है, ये वाली पूरी स्ट्रिंग है। तो कहने का मतलब जितने मेरे लिस्ट की लेंथ होगी, अगर मेरी लिस्ट के अंदर 2 एलिमेंट है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी जो स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट फाइल थी उसके अंदर 2 लाइनें थी, तभी तो बोल पाऊंगा ना। अगर मान लो लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट्स होते तो इसका मतलब मेरी स्टूडेंट्स डॉट टेक्स्ट फाइल के अंदर 3 लाइनें थी। क्यों? क्योंकि रीड लाइंस ने जो मेरे को लिस्ट रिटर्न करी है उसके अंदर मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, और मुझे ये पता है कि रीड लाइन जो भी लिस्ट रिटर्न करता है उसका हर एक एलिमेंट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो अगर मैं लिस्ट का जीरोथ इंडेक्स देखूंगा तो जीरो इंडेक्स पे ये पूरी स्ट्रिंग होगी, ये पूरी स्ट्रिंग मेरी क्या है, इसमें आ जाएगी। ठीक है ना? तो ये चीज हमें याद रखनी है। चलो अब मुझे समझ आ गया कि रीड लाइंस क्या करता है, लाइनों को रीड करेगा, उनको लिस्ट बनाकर आपको वापसी रिटर्न कर देगा। अब आप उसके साथ जो भी मैनिपुलेशंस करना चाहो करो। लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक समझने की जरूरत है। एक ड्रॉबैक क्या है कि रीड लाइंस क्या कर रहा है, रीड लाइंस आपके पूरे जितना भी पाइथन का प्रोग्राम है, जितनी भी बेसिकली स्टूडेंट्स डॉट टेक्स्ट फाइल है, उसको पूरी को रीड कर रहा है, पूरी फाइल रीड कर रहा है, और सारा डेटा आपको लाकर आपके पाइथन की फाइल में थमा दिया। अब वही प्रॉब्लम अगर मान लो रीड में जो दिक्कत थी कि अगर मेरी पूरी फाइल 4 GB की फाइल है या 2 GB की फाइल है, और मेरी पाइथन की फाइल तो छोटी सी है, जबकि 10 KB की है, 10 किलोबाइट्स की है, तो अगर मैं रीड लाइंस को कॉल करूंगा तो वो 2 GB की फाइल को एक एक लाइन को लिस्ट में डालकर एक्स के अंदर डाल देगा। तो जो मेरा एक्स नाम का वेरिएबल है वो मेरी कितनी सारी मेमोरी खा जाएगा, जबकि मेरा पाइथन का लाइन देखो कोड जो है वो 4 लाइनों का है। लेकिन क्योंकि मेरी जो स्टूडेंट और टेक्स्ट फाइल है वो बहुत बड़ी है, अगर तो उस केस में मेरा पाइथन का प्रोग्राम बहुत हैवी हो जाएगा। तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेने लग जाए, उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। तो रीड लाइंस इज अ बेसिकली मेमोरी
इनएफिशिएंट फंक्शन, क्योंकि ये एक बारी में सारी लाइनों को रीड करके आ जाता है। सिमिलरली मेमोरी इनएफिशिएंट कौन सा था? रीड फंक्शन था, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, ये वाला। जबकि रीड लाइन जो है ये मेमोरी इनएफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक टाइम पे एक ही लाइन को रीड कर रहा है। तो अगर आपकी फाइल की जो स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट फाइल है उसका अगर साइज 2 GB भी है, अगर 2 GB उसका साइज है, तो वो एक टाइम पे एक ही लाइन को रीड कर रहा है, उसका साइज ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, फिर अगली लाइन को रीड करेगा, फिर अगली लाइन को, तो एक एक करके रीड कर रहा है, बजाय इसके कि एक बारी में पूरा रीड करके लाया और फिर लाके थमा दिया कि लो जी ये ही आपकी फाइल का डेटा, तो वो मेमोरी खाएगा वरना। तो रीड लाइंस इज अ मेमोरी इनएफिशिएंट वे। तो रीड लाइंस फंक्शन हम बहुत कम ही यूज करते हैं, ज्यादातर हम लोग रीड लाइन को ही यूज करते हैं क्योंकि वो मेमोरी एफिशिएंट वे है। चलो ये चीज मैंने समझ ली, ये मेमोरी इनएफिशिएंट है और मेमोरी एफिशिएंट है रीड लाइन। अब इसमें हमें आगे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसके लिए हमारे पास क्या क्या और प्रोग्राम बन सकते हैं इनके अंदर से, रीड के अंदर से, रीड लाइन के अंदर से और रीड लाइंस के अंदर से। तो अब मुझे ये देखना है नेक्स्ट क्लास में कि इसमें मैं किस तरह के फंक्शंस बना सकता हूँ जो पेपर में बहुत कॉमनली आते हैं। आप प्रीवियस ईयर्स पेपर उठा सकते हो, सैम्पल पेपर उठा सकते हो, आप देखोगे कि बहुत फ्रीक्वेंटली इस तरह के क्वेश्चन उसमें आते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में अब रीड के ऊपर सारे तरह के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।